आसान होने वाली दैट आई यूज्ड टू मेक। ठीक है, चलिए ये बंदा जो है कहते ना, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है थोड़ा सा दिमाग जो है काम कम करने लगता है, और वो डोनाल्ड ट्रंप ने समय समय पर पहले भी प्रूव किया और अभी भी वो प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट जो है ये प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं 78 ईयर के, अब नॉट रॉन्ग 78 साल की उम्र में ये यूएस के प्रेसिडेंसी संभालेंगे। अमेरिका के 47 नंबर के प्रेसिडेंट है, जनवरी से ये काम शुरू करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का हिस्ट्री रहा है 45 नंबर के, जब ये थे यूएस के प्रेसिडेंट 45वें नंबर के जो बाइडन से पहले, तो 4 साल ये थे। 4 साल ये हर समय कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट वाला काम करते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट जरूर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे पूरे दुनिया में एंटरटेनमेंट सबका बना रहता है। ठीक, तो ये एक डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशलिटी है ना। और सेम स्पेशलिटी इनके जो बहुत सो कॉल्ड फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, एलॉन मस्क है ना, जो स्पेसएक्स के हैं फाउंडर और टेस्ला के, उन दोनों लोगों का सेम सीन है। वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते रहते हैं कि न्यूज़ सुर्खियों में बने रहते हैं। ठीक है, चलिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, दैट स्टेटमेंट इज क्रूशियल वन। सुनिएगा, मैंने डायरेक्ट ट्विटर से ही इनका जो है, ट्विटर यानी कि एक्स अगर अभी मैं बात करूं तो उससे डायरेक्ट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इनका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर कॉपी किया, फिर मैं आपको न्यूज़ के हेडलाइंस की तरफ ले चलता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा ये नई बात नहीं, हमें तो इससे पहले से पता था। हमने तो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस कैंपेन्स के बारे में भी चर्चाएं की थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर कोई भी दुनिया का देश डी डॉलराइजेशन की तरफ या डॉलर के रिस्पेक्ट में कोई अल्टरनेटिव करेंसी लाने की कोशिश करेगा तो उस पर मैं 100% टैरिफ्स लगाऊंगा। ये कुछ नया नहीं है, पहले भी अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जब इनके अपोजिशन में कमला हैरिस थे तो मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाया था कि दोनों लोगों के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान इन्होंने कौन कौन से प्रोमिसेस कर रखे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है अमेरिकन फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट, और ये प्रोटेक्शनिज्म काइंड ऑफ अप्रोच फॉलो करेंगे। अमेरिका से पैसा ज़्यादा बाहर जाना बंद, अमेरिका को अगर किसी भी चीज़ से थोड़ा सा भी खतरा लगेगा तो वो 100% टैरिफ्स का मतलब यार प्रोडक्ट बेचना बंद कर दो। आसान भाषा में 100 रुपये का अगर मैं कोई प्रोडक्ट मान लेते हैं $100 का या $1000 का कोई मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ यूएस के अंदर, आपको उसने 1000 से $2000 कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, फिर बेचना ही बंद कर दो, फिर वहाँ आपको खरीदेगा कौन। तो 100% टैक्स का मतलब भाई तुम चुपचाप हमारे यहाँ बेचना बंद कर दो। अब WTO की गाइडलाइन से आप ऐसे तो डायरेक्ट किसी देश को नहीं कह सकते ना कि आप बेचना हमारे यहाँ बंद कर दो। तो तरीका क्या होता है, टैरिफ्स बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ा दो, अगले का माल खुद ब खुद बिकना बंद हो जाएगा, तो अगला खुद ब खुद बेचना बंद कर देगा। तो ये है। चलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बहुत ही रफ लैंग्वेज है डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर, रूड लैंग्वेज। द आइडिया दैट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, भारत वगैरह या किसी डायरेक्ट देश को नहीं टारगेट किया, बट ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसमें इंडिया जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट्स है ना। तो इंडिया, रशिया, चाइना से तो वैसे ही नहीं बन रही यूएस की, तो इनडायरेक्टली ये वार्निंग इंडिया के लिए समझ लेते हैं। आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर, वी स्टैंड एंड वॉच इज ओवर. We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency and nor back the other currency to replace the mighty US dollar. है ना, टर्म देख रहे हैं, mighty US dollar. और they will face 100% tariffs, है ना। तो ब्रिक्स नेशन से उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ब्रिक्स नेशंस ऐसा सोच रहे हैं कि वो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे जो डॉलर का रिप्लेसमेंट होगी, या दुनिया की किसी ऐसी करेंसी को प्रमोट करें जो डॉलर के रिप्लेसमेंट में होगी, तो ऐसे में जो है वहां पर 100% टैरिफ्स आपको उनको देखने को पड़ेगा। एंड शुड एक्सेप्ट टू से गुड बाय टू सेलिंग द इनटू द वंडरफुल यूएस इकोनॉमी। और आपको अमेरिकन इकोनॉमी में जो आप बेहतरीन तरीके से अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे, आपको अमेरिकन इकोनॉमी को गुड बाय करना पड़ेगा। एंड दे कैन गो फॉर अनदर सकर, ठीक है, वो और किसी ऐसे छोटे मोटे मरे गिरे जो है देश में इकोनॉमी को खोजे और वहां जाए सामान अपना बेचे। देयर इज नो चांस दैट द ब्रिक्स विल रिप्लेस द यूएस डॉलर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, and any country should have to say goodbye. Any country should wave goodbye to America. अगर किसी देश ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसे भाई अमेरिका को गुड बाय करना पड़ेगा। भावनाएं वही हैं, बस शब्दों में थोड़ा हेर फेर है, और बाकी ये दिस इज नथिंग न्यू फॉर अस, ठीक है, ये पूरी दुनिया के लिए कुछ नया नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो नीतियाँ हैं, है ना, आपको उसमें बहुत बड़े फेरबदल आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड जो करंट टाइम में जो हमारी पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो हम नीतियां बना रहे हैं, उन नीतियों में आपको आने वाले समय में बड़े बदलाव जो है देखने को मिल सकते हैं। रीज़न क्या है, हमें पता था डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, राष्ट्रपति बनने वाले। दुनिया के सभी जो है देशों को पता है
कि जो है डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनेंगे तो प्रोटेक्शनिज्म अप्रोच और साथ ही साथ टैरिफ्स का खतरा जो है मंडराता रहेगा। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको, जब इन्होंने अभी कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ्स और चाइना पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ के लिए इन्होंने कहा था, तब उस समय मैंने आपको गवर्नर साहब, अपने आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास जी का स्टेटमेंट भी दिखाया था। गवर्नर साहब का कहना था कि हमारे लिए जो बड़े चैलेंजेस रहेंगे वो टैरिफ्स, मतलब अमेरिका की तरफ से जो टैक्सेस बढ़ सकते हैं वो खतरा, और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शनिज्म काइंड की अप्रोच है, अमेरिकन फर्स्ट अप्रोच है, अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना अपनी इकोनॉमी को, ये जो अप्रोच है ये हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं। और ऐसे में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें जो है देखने को मिलेगा कि हमारी पॉलिसीज अब आने वाले समय में इस तरीके से फ्रेम होंगी। अच्छा, अब लोगों के हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार अगर अमेरिका ऐसा करता, 100% टैरिफ्स करता है, तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स नेशन में इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है ना, और टॉप 5 पॉपुलेशंस में अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो ब्राज़ील उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, चाइना देखने को मिल जाएगा और इंडिया देखने को मिल जाएगा। अब ब्राज़ील को अगर थोड़ा हम साइड भी कर दें तो इंडिया, चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट में से एक है, कंज्यूमर मार्केट। आप भाई प्रोडक्ट बना तो लोगे, बेचोगे कहाँ? अगर आप हम पर टैरिफ लगाने का धमकी दे रहे हो, आप हम पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हो, तो हम खाली थोड़ी बैठे हैं, हम भी टैरिफ्स लगा देंगे यार। इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेड वॉर। और चाइना का स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही था उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि चाइना पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगेगा। इस ट्रेड वॉर में एंड ऑफ द डे कोई नहीं जीतने वाला, ठीक है। इन अ काइंड ऑफ अ ट्रेड वॉर नुकसान सभी का होगा, फायदा उसमें किसी का नहीं होने वाला। सो ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये ऐसी बचकाना हरकतें अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे कर भी देते हैं, सो ये नुकसान सभी लोगों के लिए है, ठीक है। सो इट इज़ हार्म फॉर, ये तो वही बात होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे, खुद तो बर्बाद होंगे, बाकी को भी बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेगा ये अप्रोच। दूसरी चीज़, चाइना, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के लोगों को चाइना के साथ, भारत और चाइना के रिलेशंस को मजबूत करने में आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। ऐसे 2-4 स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, तो ब्रिक्स नेशन अगर नहीं भी चाह रहे होंगे अल्टरनेटिव करेंसी, तो वो सोचेंगे चलो यार कुछ ना कुछ काम शुरू ही कर देते हैं इस पर। और वैसे भी लास्ट ईयर इस पर डिस्कशन हुआ था, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद काफ़ी बौखला गए थे। लेकिन इसमें एक क्लैरिटी हमें मिली है, क्लैरिटी ये है कि ब्रिक्स नेशंस कोई नई करेंसी नहीं लाने वाले हैं। अच्छा, ये चीज़ इस बार, इसको थोड़ी सी हवा इस बात को इस बार इसलिए भी मिल गई कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब जब इस बार ब्रिक्स समिट हो रही थी, तो ब्रिक्स समिट रशिया के काजान शहर में आपको देखने को मिली थी। तो ब्रिक्स समिट जो इस बार हो रही थी उसमें पुतिन साहब एक करेंसी, एक नोट लेकर जो है वो घूम रहे थे, और वो नोट पर ब्रिक्स नेशंस लिखा हुआ था। वो ऐसे किसी बंदे ने डिज़ाइन कर रखी थी, उनको दे रखी थी। और सिम्बोलिकली वो इंडिकेट कर रहे थे कि हाँ देखो हम भी कुछ ला सकते हैं, बट ऐसा कोई करेंसी आई नहीं है और ना ऐसे करेंसी पर कोई बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। व्हाट द ब्रिक्स नेशन आर ट्राइंग टू डू, ब्रिक्स जो देश हैं वो अभी क्या ट्राई कर रहे हैं, अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, मैं थोड़ा सा स्टोरी आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आपको ये न्यूज़ समझ में आए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत कुछ न्यूज़ में इसमें रहने वाला है और जो कुछ सिस्टम्स हैं वो एग्जाम्स में हमें मिलेंगे। अब ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई? कहानी यहाँ से शुरू हुई जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। देन उसके बाद जो है अमेरिका ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, यूरोप वालों ने और रशिया वालों, यूएस ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। साथ ही साथ रशिया को उन्होंने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगर आप बैंकिंग फाइनेंस के टर्म्स पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ये बात पता है। जैसे हमारे यहाँ IFSC कोड होता है कि आसपास अगर आपको इंडिया के अंदर कहीं पैसा ट्रांसफर करना है तो IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के थ्रू बैंक्स की ब्रांचेस को रिकॉग्नाइज करने में हमें मदद मिलती है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पर स्विफ्ट सिस्टम काम करता है एंड आपको पता है स्विफ्ट कोड स्विफ्ट एजेंसी प्रोवाइड करती है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो स्विफ्ट एजेंसी है उस पर पश्चिमी देशों का डोमिनेंस है, मतलब यूरोप US वालों का उस पर डोमिनेंस है। अब कोई भी देश के साथ इनकी अच्छी नहीं बनती है तो वो तुरंत उसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देंगे, जैसे इन्होंने रशिया के साथ किया। अब ऐसे में क्या हुआ, रशिया को जैसे ही इन्होंने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर किया, रशिया दुनिया के और किसी देश से इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करने की कंडीशन में रहा ही नहीं, क्योंकि उसको क्या किया था, इन्होंने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया था। अच्छा, तब जब रशिया को इन्होंने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अचानक बाहर कर दिया तो उस समय हमारा भी थोड़ा सा माथा ठनका, यार कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का परमानेंट दोस्त या कोई परमानेंट एनिमी होता नहीं। आज हमारे संबंध US के साथ बहुत अच्छे, कल को खराब हो जाए, और हमारे संबंध कल को चाइना के साथ खराब थे, आज हमारे चाइना के संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कि किसके साथ आपका कब कौन सा जो है मौका जो है या कौन सा फायदा कहाँ पर हो रहा है। तो ये डिप्लोमेसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है।
अब उसी के बाद जो है भारत ने लगातार तैयारी करना स्टार्ट किया, ब्रिक्स नेशन ने तैयारी करना स्टार्ट किया कि हम क्या करेंगे, अब लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। और लोकल करेंसीज में ट्रेड करना ही ये ब्रिक्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें रशिया ने चाइना के साथ डायरेक्ट लोकल करेंसी में डील करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने जब ईरान पर बैन लगाया था तो ईरान के साथ डायरेक्ट हमने रुपए में डील करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ना कि हम डॉलर की जगह कोई नई करेंसी बनाकर उसका लेन देन उसमें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लैरिटी हमें जो है देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ में भी अवेलेबल है और ये चीज़ हमें पहले भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टेटमेंट देगा, फिर ट्रेड पर मैं आता हूँ। ठीक है, पूरी स्टोरी समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत चर्चा में रहने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। कॉमन ब्रिक्स करेंसी नॉट ऑन एजेंडा। तो पहली चीज तो ब्रिक्स नेशंस की अगर बात करें, ब्रिक्स में 9 कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया जुड़ने वाला था, बट अभी सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया, तो ब्रिक्स में 9 कंट्रीज, अभी मैं वो ग्रुप आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ब्रिक्स कोई नई करेंसी बना रहा है, तो ये चीज ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की अगर बात करें, तो इनका स्टेटमेंट अगर हम देखें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड रिसेंटली दैट नो सिंगल ब्रिक्स करेंसी वॉज ऑन द टेबल and focus was rather on the trade in international currencies between the state। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रेड है करना अपनी लोकल करेंसीज में, इंटरनेशनल करेंसीज में हमें ट्रेड करना है, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। हम कोई डॉलर वॉलर के रिस्पेक्ट में कोई करेंसी नहीं बनाने जा रहे। ऐसा नहीं कि अमेरिका से हम डर रहे हैं इसलिए नहीं बना रहे, जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस ट्रेड है अगर डॉलर का, तो ठीक है हम भी उसमें कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे अगर हम ऐसे कोई बैन लग गया, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, Since the Russia-Ukraine conflict, India and Russia are conducting trade in the national currencies। जब से अमेरिका रशिया पर बैन लगा, रशिया स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर हो गया, तो भाई हम रशिया को डॉलर में पेमेंट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रशिया स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में है नहीं, तो रशियन बैंक्स जो है वो डॉलर रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में रशिया के साथ हम डायरेक्ट लोकल करेंसी रुपए में डील कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया एंड यूएई इज ऑल्सो बिगिन रुपए दिरहम ट्रेड, है ना। हम डायरेक्ट रुपए और दिरहम में, यूएई की करेंसी आपको दिरहम देखने को मिलेगी, तो हम यूएई के साथ हम डायरेक्ट जो है वहां पर लोकल करेंसी में हमने दिरहम और रुपए में डील करना स्टार्ट कर दिया है। हमारी बातचीत जो है वो मालदीव्स के साथ भी चली, मालदीव्स को भी हम इसी तरीके से डायरेक्ट करेंसी में रुपए में डील करते हुए देखने को मिल सकता है। आपको याद हो मैंने बताया था कि ब्रिक्स नेशंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल पैकेज रिलीज किया है, जिसमें रुपए से हम फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, और वहां पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स के तहत हमने मालदीव्स को भी सपोर्ट किया था। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रशिया एंड चाइना कंडक्ट ट्रेड इन द लोकल करेंसी। रशिया और चाइना भी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, काजान समिट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो है ये जो समिट हमें देखने को मिली थी साउथ अफ्रीका में, और इस बार जो काजान में समिट हुई थी, लाइक द समिट ऑफ 2023 इन साउथ अफ्रीका डिस्कस्ड बूस्टिंग नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन। तो ये डी डॉलराइजेशन नहीं है, दिस इज नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन। हम बिना डॉलर के डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करने की बात कर रहे हैं। हालांकि नॉन, अगर आप डॉलर में ट्रांजैक्शन ही करना बंद करोगे तो धीरे धीरे डॉलर की पॉपुलैरिटी वैसे ही कम हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली वही चीज़ है। बट जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि ब्रिक्स करेंसीज आर सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव करेंसी, तो करेंसी हम नहीं बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डी डॉलराइजेशन है, ये इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इट वॉज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड नेशनल करेंसीज बिटवीन द मेंबर स्टेट। जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो ब्रिक्स नेशन है, आपस में अपनी करेंसीज में ही ट्रेड करेंगे, डील करेंगे, एंड दे विल नॉट डील विद इन द डॉलर। चलिए, भारत पर अगर 100% बैन लगता है तो नो डाउट इट विल बी अ बिग ब्लो फॉर इंडियन इकोनॉमी। अगर भारत पर ऐसा कोई बैन लगता है तो हमारे लिए एक बड़ा ब्लो होगा, बड़ा सेटबैक होगा। कारण क्या है समझिएगा। कारण यह है कि भाई हम अमेरिका को बेचते ज़्यादा हैं और खरीदते कम है। मतलब अमेरिका से, अमेरिकन मार्केट से हमारी कंपनीज को बहुत बड़े लेवल पर कमाई होती है। स्पेशली मैं बात करता हूँ आईटी प्रोडक्ट्स की। अगर जो है यूएस और यूरोप अगर जो है हमारे ऊपर 100% टैरिफ्स लगा देता हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो हमारी, अगर मैं रफ लैंग्वेज में करूँ तो हमारी आईटी कंपनियां लिटरली बर्बाद हो जाएंगी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये जितनी कंपनियां हैं ये बर्बाद हो जाएंगी। उनको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो तो चलो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव खोज लेंगे, बट हमारी जो आईटी का जो पूरा मार्केट है, आईटी सर्विसेज है ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज हम आईटी सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं, वो सब पूरा खत्म हो जाएगा। कि 100 रुपये का आपका कोई सॉफ्टवेयर है, अब वो $100 का है, $200 का बिकेगा तो कौन खरीदेगा? सस्ते में उनके पास अल्टरनेटिव्स होंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। तो हमारे लिए थोड़ा सा एक सेटबैक वाली बात रहेगी अगर ऐसा कुछ होता, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हवा हवाई बातें।
कोई इतना टैरिफ आज तक कभी नहीं लगा है या फिर कोई बंद नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अमेरिका को 2023-24 का अगर मैं लेटेस्ट डेटा देखूं, हमने $42.1 बिलियन का अमेरिका से इंपोर्ट किया है, खरीदा है मतलब माल, और अमेरिका को बेचा है $77.5 बिलियन का। इसका मतलब अमेरिका से फाइनेंशियल 25 में हमने लगभग $35 बिलियन हमने कमाए हैं, ठीक है। ऐसे आप लगातार देखें तो अमेरिका को हम बेच ज़्यादा रहे हैं, उससे हमने खरीदा कम है ना। 2020 में हमने $17 बिलियन कमाया, फिर $22 बिलियन, फिर $32 बिलियन, फिर FY23 में 27, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने $35 बिलियन कमाया। एंड दैट्स वाई द US इज इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर अस, बिकॉज क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में हैं, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो द डॉलर डोमिनेट्स ग्लोबल ट्रेड अकाउंटिंग फॉर 90% ट्रांजैक्शन। दुनिया में इस समय 90% जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। सो डॉलर, पॉन्ड, यूरो, येन, युआन, ये जो SDR की 5 करेंसीज हैं, जनरली इन्हीं में ट्रेड होता है, 90% डॉलर है। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है, वो $77 बिलियन हमें देखने को मिला US को। डॉलर डोमिनेंस इज द की इम्पेडिमेंट फॉर द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, और डॉलर का जो डोमिनेंस है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय भी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। हाँ, नोट्स इस पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेंगे, डोंट बॉदर अबाउट द नोट्स, बट आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। चलिए, ये सब कुछ तो चल ही रहा था, साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट हमें ये देखने को मिला। इंडियन अमेरिकन, भारतीय मूल के हैं, कश पटेल, है ना, कश पटेल की अगर बात करें, या काश पटेल कह दिए, है ना, वैसे कश पटेल है, टू बी द नेक्स्ट FBI डायरेक्टर, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे हमारे यहाँ CBI है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वैसे US के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत बड़े लेवल पर काम करती है, जिसको हम FBI कहते हैं। तो FBI के नए डायरेक्टर के तौर पर जो इंडियन अमेरिकन है, भारतीय मूल के हैं, कश पटेल, ये जो है आपको नए FBI के डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए, अब FBI के डायरेक्टर के तौर पर भी इंडियन अमेरिकन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, थोड़ा सा ब्रिक्स नेशंस पर मैं ये आपको एक बार नजर डलवा देता हूँ। ब्रिक्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने वाले समय में पेपर में आएगा फ्रेंड्स। ब्रिक्स अब डोनाल्ड ट्रंप के रडार पर हमेशा ब्रिक्स नेशंस लाएंगे, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रशिया, चाइना तो ऑलरेडी रडार पर है, हम भी रडार में फंस सकते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स समिट इस बार कहाँ हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगर रशिया की अगर बात करें तो ब्रिक्स समिट जो है इस बार रशिया के काजान शहर में इस बार की समिट हुई थी, ब्रिक्स समिट, जो कि 16th नंबर की ब्रिक्स समिट थी। एग्जाम के लिए नंबर जरूर याद रखिएगा, किस नंबर का ये सम्मेलन था। रशिया में हुआ था, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसको होस्ट किया। शहर कौन सा था, काजान शहर में, काजान सिटी, रशिया। 22 से 24 अक्टूबर इसको कंडक्ट किया गया था इसी साल। अगली जो ब्रिक्स समिट होगी, नेक्स्ट वाली समिट भी याद रखिएगा, 17वें नंबर की ब्रिक्स समिट कहाँ होगी, ब्राजील में, और उसकी डेट वगैरह जो लोकेशन एग्जैक्टली डिक्लेयर किया जाएगा, बट लूला दा सिल्वा जो आपको ब्राजील के प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर हेड करेंगे। अच्छा, इससे लास्ट जो समिट है वो 15th नंबर की, वो हुई थी साउथ अफ्रीका, जिसका अभी जिक्र हो रहा था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी, जहां पर थोड़ा सा डी-डॉलराइजेशन के बारे में बड़ी चर्चा हुई थी लास्ट ईयर में, ठीक है। तो 15, 16, 17 नंबर जरूर याद रखिएगा, समिट्स का नंबर मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, ब्रिक्स नेशंस की बात करते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा 5 देशों के अलावा 4 और नेशंस आपको इसमें जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि हमने इन्विटेशन 5 देशों को भेजा था, सऊदी अरेबिया को भी भेजा था, बट सऊदी अरेबिया का अभी फाइनल प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इसी वजह से इस बार जो 16वें नंबर की ब्रिक्स समिट थी रशिया के अंदर जो हुई थी, उसमें सऊदी अरेबिया नहीं था, ठीक है। तो यहां पर ब्रिक्स में अभी फिलहाल आपको 9 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, ऑफिशियल नंबर है 9। इस पर जब मैंने आपके साथ चर्चा की थी, बहुत क्लियर हमने इस पर डिस्कशन किया था। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो आपके ब्रिक्स हो गए। इसके बाद नेशंस को याद रखना है, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और UAE, ये 4 और देश हैं जो कि यहां पर ब्रिक्स का हिस्सा बने हैं। आने वाले समय में आपको सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स का मेंबर आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर, ब्रिक्स जो समिट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पहले ब्रिक ही था, बाद में साउथ अफ्रीका 2011-12 के आसपास एड ऑन हुआ था। इसमें कौन एड ऑन होते हुए भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है, सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया विल बी द नेक्स्ट वन, ठीक है। बाकी के ये नेशंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत डोमिनेटेड इकोनॉमिक्स का ग्रुप है, हम इसको जो है खड़ा कर सकते हैं। और बाकी जो कंट्रीज के हेड आप देख सकते हैं, लूला दा सिल्वा जो प्रेसिडेंट है ब्राजील के, व्लादिमीर पुतिन रशिया के, जी जिनपिंग चाइना के, और सिरिल रामाफोसा आपको साउथ अफ्रीका के देखने मिल जाएंगे, मोदी साहब भारत के हो गए, ठीक है। और 4 ये देश जो नए जुड़े हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE, ठीक है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फतेह एल सीसी, है ना, अबी अहमद और मसूद पजिकिस्तान और जैल अल नहान, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरे दुनिया का ऑलमोस्ट 45% पॉपुलेशन, पूरे दुनिया का 50% पॉपुलेशन ना इन्हीं देशों के पास है। माल तो आप बना लोगे, बेचोगे कहाँ, तो बेचने के लिए, खरीदने के लिए हम ही लोग हैं,